हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम लोग देखेंगे बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के बारे में थ्योरी देखेंगे। इसके पहले हम लोग जो थ्योरी देख रहे थे एटम का, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो लास्ट थ्योरी जो हम लोग का था रदरफोर्ड का थ्योरी था, रदरफोर्ड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो उसमें जो हम लोग डिमेरिट्स देख रहे थे या उसका जो ड्रॉबैक्स था, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग देखे थे कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड रहेगा तो उसके कारण क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होने के कारण क्या होता है ठीक है ना, ऑर्बिट का साइज छोटा हो जाता है और उसके बाद फाइनली जो है ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में समा जाता है। तो वो जो है ना ड्रॉबैक्स था। तो ये जो है बोर्ड जो है क्या किया है ना कि उस थ्योरी को थोड़ा इम्प्रूव करके अपना एक नया थ्योरी लाया है। लेकिन इसका जो है ना मेन इस थ्योरी का जो यूज़ है वो उसका क्या यूज़ क्या है कि रेडियस बताता है, एनर्जी बताता है, ठीक है। मतलब कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसका रेडियस बताया जाता है, ठीक है। उस हिसाब से उसका एनर्जी बताया जाता है, इवन वेलोसिटी बताया जाता है, ठीक है। किसके लिए हाइड्रोजन के लिए या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज़ के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन कहने का मतलब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़, ठीक है। जैसे यहाँ पे He+ लिए तो हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो He+। लिथियम 2+ के केस में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया तो Li2+ हो गया, एक जो हो गया इसका इलेक्ट्रॉन हो गया Li2+ में। और सेम बेरिलियम जो हो गया, इसमें एटॉमिक नंबर 4 आएगा तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रहता है तो 3 चला गया तो B3+ 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये जो थ्योरी लिमिटेड है उसके लिए है बस जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए ये थ्योरी दिया गया है। अब इसको समझते हैं कि थ्योरी में जो है ना बताया क्या गया है। वो रदरफोर्ड से जो है बोर जो है ना क्या डिफरेंट किया, जिससे आगे जो है एटम के बारे में जानने में हम लोग को सहूलियत मिली। तो इसका पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जैसे रदरफोर्ड क्या बोल रहा था कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस में समा जाता है, मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज होने लगता है। तो बोर बोला ना, बोर का ये इसका जो थ्योरी था ये बोला कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, ठीक है। इसका कहना था कि जैसे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है और क्या है ना उसका ऑर्बिट छोटा होते जा रहा है और न्यूक्लियस में समा जा रहा है, तो इसका कहना था कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है, एनर्जी है ना ऑर्बिट के पास है। इसका बोलना था कि जो है ऑर्बिट है, प्रत्येक ऑर्बिट का एक डिफिनिट एनर्जी है, फिक्स है एनर्जी का वैल्यू। मतलब कि बहुत सारा ऑर्बिट होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर क्या होगा, बहुत सारा ऑर्बिट होगा और प्रत्येक ऑर्बिट का एक जो है ना एनर्जी फिक्स होगा कि जैसे पहला ऑर्बिट है तो उसका कुछ एनर्जी होगा, दूसरा ऑर्बिट है तो उसका कुछ एनर्जी होगा। तो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जाता है, जैसे सपोज करो दूसरा ऑर्बिट में गया, तो दूसरा ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वही जो है ना वही एनर्जी सेम उस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ऑर्बिट का एनर्जी यहाँ पे फिक्स है, उसको हम लोग बोल रहे हैं, इसका एक नया नाम दिया एनर्जी लेवल्स, ठीक है। मतलब हर एक ऑर्बिट का एक जो है ना एक नया नाम दे रहे हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स। तो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है, उस ऑर्बिट का जितना एनर्जी होगा उतना ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा, ठीक है। ये कहना था बोर का। या तो पहला पॉइंट इसका बोर का यही था कि इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता रहेगा किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में बिना किसी एनर्जी लूज किए हुए। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उस ऑर्बिट का जो एनर्जी है उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा, कुछ भी हो जाए एनर्जी लूज ही नहीं करेगा। ये इसका एजम्पशन था अपना। ये अपना बोल रहा था कि जिस ऑर्बिट का मतलब किसी ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन गया तो उस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास रहेगा, कुछ भी हो जाए उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास उतना एनर्जी है, इसका ये बोलना था, ठीक है। और वही जो है ना सब ऑर्बिट को एक नया नाम एनर्जी लेवल्स के नाम से दे दिया, ठीक है। दूसरा जो पर्टिकुलर पॉइंट था, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी यहाँ पे बहुत सारा काम आएगा। इसमें बोलना था कि इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा
उस केस में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, मोमेंटम हम लोग क्या लिखते हैं, एम वी, ठीक है ना, एंगुलर मोमेंटम में ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एम वी आर। तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ये सब फिजिक्स में डिटेल से पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे जो है जितना जरूरत है हम बता रहे हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में अगर मूव कर रहा है तो उस केस में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या होगा ना, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी जो है ना एम वी आर के बारे में बोल रहा था, एम वी आर जो होगा nth ऑर्बिट में है इसलिए आर एन ले लिए हैं, ठीक है ना, nth ऑर्बिट में है तो ये बोल रहा था इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, यानी h/2π, ठीक है, 1 टाइम्स, ठीक है, 1 टाइम्स h/2π, 2 टाइम्स h/2π, 3 टाइम्स, इस तरह से जो है इंटीग्रल मल्टीपल। तो जो है ना जनरलाइज कर दिए थे n टाइम्स, n के जगह पे 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। तो ये जो है ना ये बोल रहा था कि एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी nth ऑर्बिट के लिए एम वी आर एन, ये क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, h/2π। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, अभी बहुत सारा जरूरत पड़ेगा इसका आगे चल के, ठीक है। उसके बाद ये जो है बता दिया कि जैसे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या मतलब, क्या किसका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बताया कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है जिसका मास m है, जो कि रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में। और कौन सा ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में, ठीक है ना, सर्कुलर पाथ में और रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन भी वेलोसिटी के साथ। तो उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है, यहाँ पे एम वी आर एन, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के, h/2π के। तो ये दूसरा पॉइंट था उसका, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तीसरा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ठीक है, अब बोला ना कि जैसे यहाँ पे क्या बोला कि जैसे मेरे पास जैसे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो मान लिया जाए इसमें बहुत सारा ऑर्बिट है, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा ना, एनर्जी इमिट और ऑब्जर्व करेगा। एनर्जी इज इमिटेड ऑब्जर्व बाय एन एटम when an electron moves from one energy level to another energy level। तो क्या है इस केस में, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल, तो उस केस में या तो एनर्जी ऑब्जर्व होगा या फिर, ठीक है ना, इवॉल्व होगा, दो ही चीज़ होगा, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना, बाहर से एनर्जी आता है तो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर आता है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखे भी थे उस चीज़ को। तो यहाँ पे देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज़ जो है ना मिस कर गए थे, उसको थोड़ा लिख लेना है सबको। E जो होता है ना NH/ν, ठीक है, ये थोड़ा सा लिख लेना है। यहाँ पे एनर्जी था, टोटल एनर्जी, और ये नंबर ऑफ फोटोन्स था, और ये क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 फोटोन, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना है, जहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया था ये चीज़ जो है ना मिस कर गए थे, वहाँ पे फार्मूला लिखाए नहीं थे, बता दिए थे क्वेश्चन बनाने के लिए लास्ट क्लास में। यहाँ पे फोकस करते हैं। यहाँ पे क्या है कि अब बोल रहा है ना कि एनर्जी जो इमिट होगा, एब्जॉर्ब होगा, कोई अगर एटम एनर्जी इमिट एब्जॉर्ब करता है उसके इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल, मतलब एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है ना कि अगर लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है, ठीक है ना, लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाता है, तो क्या है ना कि एनर्जी ऑब्जर्व करता है। और अगर सेम इलेक्ट्रॉन मान लिया जाए यहाँ पे था, अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा, ठीक है ना, अपर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एटम के अंदर हो रहा है सब, ठीक है ना, ये एटम है मेरे पास, सेंटर में न्यूक्लियस है, और जो है ना इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगा रहा है। अब सपोज किया जाए ये जो है इलेक्ट्रॉन नीचे आया इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में, तो इस ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी होगा, सपोज किया जाए, ठीक है ना, E1 है यहाँ पे, यह मान लेते हैं ये E3 है, ठीक है, ये E2 है, तो इसका कुछ अपना एनर्जी होगा, इसका कुछ अपना एनर्जी होगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा ना तो कुछ एनर्जी यहाँ से निकलेगा, ठीक है, डेल्टा E एनर्जी निकलेगा, ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ का, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का। ये जो एनर्जी निकलेगा एटम से बाहर निकलेगा, ये जो एनर्जी निकलेगा एटम से बाहर निकलेगा। जंप कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर कर रहा है, लेकिन एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो एटम एनर्जी रिलीज कर रहा है, यही बोल रहा है कि एनर्जी इज जो है ना इमिटेड बाय एन एटम, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल। तो अपर से लोअर में आ रहा है ना, तो एनर्जी रिलीज होगा, एटम एनर्जी रिलीज करेगा जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा।
और लोअर ऑर्बिट से जब अपर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा बाहर से, ठीक है ना, बाहर से एब्जॉर्ब करेगा कौन, एटम। एटम एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में जाएगा, और ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा, ठीक है, वो डेल्टा ई होगा। और डेल्टा ई क्या होगा, ठीक है, फाइनल ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा माइनस इनिशियल ऑर्बिट का एनर्जी होगा। और एनर्जी इक्वल टू तो हम लोग जानते हैं एसी अपॉन लेमडा। जो एनर्जी निकलेगा ना, यहाँ से जो एनर्जी निकला एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का होगा, या फिर जो इस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना, ये भी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का होगा, ई इक्वल टू एसी अपॉन लेमडा, ठीक है। तो ये बस क्या है ना, एनर्जी है, मान लेते हैं कि पहला N1 से N2 गया तो N2 लेवल का एनर्जी, ठीक है, ये N1 लेवल का एनर्जी है। तो सिंपल सा इसका थ्योरी था कि प्रत्येक ऑर्बिट जो होता है उसका एक अपना एनर्जी होता है, उसको एनर्जी लेवल्स बोल रहे हैं। और भी बहुत सारा नाम है, आगे आएंगे क्वेश्चन कराएंगे तो सब बताते चलेंगे। स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है ना, पहला एक्साइटेड ऑर्बिट, इस तरह से बहुत सारा चीज़ बोलते हैं, क्वेश्चन में फंसाने के लिए देता है, तो उस तरह से हम करा के दिखा देंगे वहाँ पे। तो बस पहला यही था कि प्रत्येक ऑर्बिट का एक अपना एनर्जी होता है, प्रत्येक ऑर्बिट का, सब ऑर्बिट का। और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उस ऑर्बिट का जो एनर्जी होगा वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा, तब तक होगा जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में है। दूसरा जो होगा एंगुलर मोमेंटम होगा, NH/2π होगा। और तीसरा जो होगा कोई जो है ना एटम एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है लोअर से अपर में जाएगा, और कोई एटम रिलीज कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा है। तो ये बेसिक इसका जो है ना थ्योरी था कि कुछ ऐसे होता है। अब देखो यहाँ से हम लोग को क्या करना है ना, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन क्या चीज़ का करना है, एनर्जी का, रेडियस का और वेलोसिटी का, जो कि एग्जाम में पूछता है। तो एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग जो है ना कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना, ये सपोज किया जाए, इसको हम लोग कंसीडर कर लिए हैं पहले से। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लिए हैं जिसका मास m है, ठीक है। ये सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है। मास हम लोग को पता है, जनरलाइज कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस का चार्ज जो मान ले रहे हैं ना Jd है, ठीक है। चार्ज क्या होगा, Jd होगा, मतलब जितना प्रोटॉन का चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो Jd दिखा रहे हैं, बस ये दिखा रहे हैं कि जितना प्रोटॉन का चार्ज है इलेक्ट्रॉन का उतना ही चार्ज है। तो यहाँ पे चार्ज दिखा रहे हैं, Jd दिखा रहे हैं, यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन जो है ना रिवॉल्व कर रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जो दिया हुआ है v दिया हुआ है। तो अब हम लोग को बताना है ना कि यहाँ पे रेडियस कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं ये जो ऑर्बिट था nth है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि nth ऑर्बिट है। तो ये रेडियस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पर थोड़ा सा समझना है। तो कुछ चीज़ें भी जो आएगा ना, ये थोड़ा सा 12th में फिजिक्स में पढ़ना है, तो थोड़ा सा हल्का सा बता देते हैं जितना ज़रूरत होगा यहाँ पे, बाकी तो वहाँ पे पढ़ोगे ही तुम लोग। तो जैसे अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स है और सेंटर में क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये इसको जो है ना इधर जो है ना अट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये जो है v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर के साइड। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, इधर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो चार्ज के बीच जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्ब जो दिया था ला उसके हिसाब से। तो ये जो फोर्स लगेगा इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा Fe, ठीक है ना, इक्वल टू होता है, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना, kZd²/r²। यहाँ पे k, ठीक है, होता है वैल्यू k/q1 q2 अपॉन, ठीक है ना, r²। k/q1 क्या हो गया, Zd इंटू ई क्या हो गया, E, ठीक है, डिवाइडेड बाई r²। यहाँ पे k, यहाँ पे जो है ना, ये जैसे न्यूक्लियस का चार्ज है तो प्लस Zd होगा,
और ये क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन होगा, तो ठीक है ना, माइनस जेड स्क्वायर होगा, तो के जेड स्क्वायर अपन आर स्क्वायर माइनस साइन के साथ होगा। लेकिन हम लोग ना साइन कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बस जो है ना मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ठीक है। साइन तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना कि कौन किधर लग रहा है, यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड जो है ना कंसीडर कर रहे हैं। देखना इसके बाद जो होगा यानी जो होगा, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है कूलम का, वो क्या होगा ना, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इधर लग रहा है ना उसके बराबर होगा। अब देखो ये क्या होगा, इसका वैल्यू तो हम लोग लिखे हैं वहाँ पे के, ठीक है, के क्या हो जाएगा, जेडी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इजकल टू, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो ये सीधे हो जाता है ना एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बस इसमें जो है ना एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि nth ऑर्बिट मान रहे हैं तो इसको आर एन लिख देंगे और इसको आर एन लिख देंगे, ठीक है। मान ले रहे हैं कि जो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो nth ऑर्बिट है, तो इस हिसाब से आर एन लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करते हैं, उससे ही वी एन भी हो जाएगा। अभी हमको आर एन कैलकुलेट करना है, तो इसको जो है ना सॉल्व करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे एम वी स्क्वायर इजकल टू के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर एन, बस इतना ही अभी होगा। अब देखो इसमें क्या है ना कि सेम ही चीज़ लिखे हैं, कुछ अंतर नहीं है दोनों में। अब इसमें क्या है कि मेरे पास मास तो हमको पता होता है, ठीक है ना, के का वैल्यू पता होता है, ठीक है, 9×10⁹ यूनिट के साथ लिख दिए हैं। सीजीएस में जो होता है 1 हो जाता है, तो उसका ज़रूरत नहीं है, वो पता है कांस्टेंट है जेड, ठीक है ना। एटम पता है, जैसे हाइड्रोजन पता है तो 1 हो गया, हीलियम पता है तो 2 हो गया, ठीक है ना। तो एटम पता है तो हमको पता है जेड क्या वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, तो 2 वेरिएबल है वी और एन। तो अब जो है ना ये दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे एम वी आर एन इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है ना, ये पढ़े थे एम वी आर एन इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो वेलोसिटी इजकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है, एन एच अपॉन 2 पाई, और क्या हो जाएगा एम आर एन, ठीक है ना, इतना वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी इजकल टू। इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो एम इंटू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर एन का स्क्वायर इजकल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है, बस यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो आ जाएगा एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर, ठीक है ना, आर एन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन, ठीक है। यहाँ पे देखो एम कैंसिल हो जाएगा, एक आर एन भी कैंसिल हो जाएगा, यानी आर एन इजकल टू, ठीक है ना, ये इधर चला जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एम, ठीक है ना, एम कैंसिल हो गया तो एक एम बचेगा जेड ई स्क्वायर, ठीक है, ये आर एन हो गया, रेडियस का वैल्यू आ गया, ये जो है ना ये सब टर्म्स में। तो ये चीज़ अब यहाँ पे देखना, ये चीज़ जो है इसको हम लोग कैसे करेंगे आगे, तो इस चीज़ को समझना है कि अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि अब जैसे अलग अलग एग्जाम है ना, तो जैसे जिसको एडवांस देना है तो उसको ही टर्म याद होना चाहिए, ठीक है। एडवांस देना है तो ये चीज़ पता होना चाहिए कि आर एन इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर होता है। 4 पाई स्क्वायर एम जो है ना के जेड ई स्क्वायर होता है, के कहीं से मिस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे के था ना तो यहाँ पे के जेड ई स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये कुछ हो जाएगा, तो ये जो टर्म है ना पता होना चाहिए, आर एन इजकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। बाकी मेंस के लिए नीट के लिए रखने का इसको ज़रूरत नहीं है खासकर। अब इसको देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर एन इजकल टू, अब इसमें जो है ना कि जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड रखो और बाकी सबको एक साइड रख देते हैं, तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के, ठीक है, ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है ना, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये वैल्यू। अब इसमें क्या है ना एच का वैल्यू पता होता है, प्लांक्स कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34, पाई का भी वैल्यू पता होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है 9.1 × 10⁻31 kg, के का वैल्यू लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, सी का वैल्यू भी पता है, सी सॉरी करें, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो पता है, तो ये सब पता होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आता है लिखेंगे तो आर एन इजकल टू हो जाएगा 0.529
इनटू, इसको सॉल्व करते हैं तो इतना आता है, इनटू n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो नीट में या फिर मेंस में डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एडवांस वाले को भी पता होना चाहिए। कभी कभी रिलेशनशिप देता है ना, तो कुछ कुछ वहाँ पे चेंज करता है, तो तुमको पता होना चाहिए चीज़। ठीक है, तो इसको जो है इस तरह से लिखते हैं। ये फार्मूला एक तरह से जो है ना जनरेट हो गया यहाँ पे। इसको जो है और सिंप्लीफाइड करोगे तो मतलब सिंप्लीफाइड क्या मतलब और थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो पॉइंट 529 है, तो ये पॉइंट जो हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना, जनरली यही फार्मूला यूज़ करते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम वाला ही। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट जो आएगा हम लोग का, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। तो ये जो है सिंपल सा कैलकुलेशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी का, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेलोसिटी का क्या कैलकुलेशन होगा। तो बस इसमें क्या करना है ना, आर एन तो हमको पता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस सेम फार्मूला से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो एम भी आर एन इजकल टू, ठीक है ना, एन एच अपॉन 2 पाई इतना होता है। ठीक है, तो हमको वेलोसिटी निकालना था, तो देखो रेडियस एन एथ है, तो जो वेलोसिटी होगा ना वो क्या हो जाएगा, वी एन हो जाएगा। ठीक है, वहाँ भी लिख सकते थे, और ठीक है सब जगह वही लिखना पड़ता है, इसलिए वी वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। और देखो ये वेलोसिटी जब वी एन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम और आर एन। अब बस आर एन का वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम, और देखो आर एन का वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। ठीक है, ये पता मतलब याद रखना की कोशिश करना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखो ये 2 पाई से चला गया, ये एम से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 पाई के जेड स्क्वायर, और एन एच जो है ना एन एच से कट जाएगा, तो एन एच आएगा नीचे। इसको जो है सॉल्व करेंगे, इसको सबको लिख लेना है जी। ठीक है ना, इसके पहले जो भी थ्योरी लिखा हुआ था बोर का और वो सब लिख लेना है, सबको कॉपी करना है। ठीक है, इसको जो है ना अब क्या करना है ना, वेरिएबल जो है उसको एक साइड रखेंगे, बाकी जो है ना कांस्टेंट उसको एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको कर दे रहे हैं वी एन इजकल टू, ठीक है ना, वी एन इजकल टू क्या हो जाएगा, अब देखना है यहाँ पे 2 पाई के एच ई स्क्वायर एक साइड आएगा, 2 पाई के, ठीक है, के ई स्क्वायर अपॉन, ठीक है ना, एच इंटू जेड बाई एन। ठीक है, तो ये आ गया ना। अब इसमें क्या करना है कि सबका वैल्यू पुट करेंगे, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे तो उस हिसाब से क्या आएगा, वैल्यू आएगा वी एन का। तो वी एन का वैल्यू यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 2.182 इंटू 10⁻6 इंटू जेड बाई एन, ठीक है ना, मीटर पर सेकेंड। तो बस फार्मूला ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। तो जैसे मेंस और नीट में तो बस फार्मूला याद रख लेंगे तो काम चल जाएगा। फिर भी मेंस वाले को थोड़ा बहुत डेरिवेशन आना ही चाहिए, नीट वाले की ज़रूरत नहीं है, बस फार्मूला याद रखना है। एडवांस वाले को डेरिवेशन आना चाहिए जी, ठीक है, बिकॉज वो तुमको जो है ना बीच बीच से कुछ कुछ पूछता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूछेगा, पूछ चुका है, तो पूछते रहता है, तो इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, डेरिवेशन आना चाहिए। हम अगला डेरिवेशन जो है ना एनर्जी का कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको भी हटा रहे हैं यहाँ पे, तो एनर्जी का करते हैं। ठीक है ना, सबको लिख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है ना। एनर्जी का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे यहाँ पे, इसको समझने। तो एनर्जी से करीब करीब क्वेश्चन पूछते रहता है, ठीक है। वेलोसिटी और जैसे रेडियस का है तो उससे जो है चांस थोड़ा मतलब पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन एनर्जी से बराबर एक क्वेश्चन रहता है। अब क्या पूछता है ना, किस तरह से पूछता है अभी बताएंगे। तो पहले जो है ना हम लोग डिराइव करते हैं कि एनर्जी निकालते कैसे हैं यहाँ पे, उसको पहले समझते हैं। तो देखो सिंपल सा चीज़ है ना कि जब अभी हम लोग जो भी एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है, वो दो तरह का एनर्जी होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ये सब जितना तरह का ट्रांसलेशनल क्या कहता है मैकेनिकल एनर्जी, वो सब कंसीडर नहीं करेंगे, बस दो ही तरह का एनर्जी यहाँ पे कंसीडर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं तो दो तरह का होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, इसको लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन, ठीक है, इन nth ऑर्बिट की बात करें ना, तो nth ऑर्बिट में है तो वो कितना होगा, ठीक है। इसको पहले हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा nth ऑर्बिट में ये कितना होगा। इसको हटा देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं तो लोग पढ़ोगे मतलब 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो उसका जो वैल्यू आता है ये होता है K, ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा K, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या आएगा K, अच्छा यहीं पे लिख देते हैं K JD, ठीक है ना। न्यूक्लियस का चार्ज है तो पॉजिटिव होगा, और ये बाहर का चार्ज है तो क्या होगा माइनस में आएगा अपॉन R की जगह पे R है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगा माइनस K JD स्क्वायर, ठीक है, अपॉन R। ये क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। जब दो चार्ज, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस पे रखा रहेगा तो उस हिसाब से जो पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 अपॉन R होता है और उसको हम लोग जो है ना अपने टर्म में बना लिए तो ऐसा है। दूसरा जो है ना काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी जो होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग जानते हैं ना सीधे ½mv², ठीक है। अब देखो निकालना है एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, तो टोटल एनर्जी जो होगा ये क्या होगा, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस, या फिर मान लो काइनेटिक एनर्जी प्लस, काइनेटिक पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज ½ mv², और सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज ½ mv², पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस, ठीक है ना, K JD² अपॉन R। अब देखो यहाँ पे पंगा, यहाँ पे मेरे पास है ना कि ये देखो K JD² अपॉन R के टर्म में आया, और मेरे पास है ना ये काइनेटिक एनर्जी ½ mv² के टर्म में, तो दोनों को जो है ना ऐड या सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसको आइडिया। देखो यहाँ पे जो है, जैसे हम जो स्टार्टिंग का इक्वेशन देखे थे, तो स्टार्टिंग का इक्वेशन क्या था मेरे पास, mv² अपॉन, ठीक है, mv² अपॉन जो है ना ये जो हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, नहीं ये इस तरह से बनाए थे, तो सेंटीमीटर जो फोर्स लग रहा था mv² अपॉन Rn इक्वल टू, ठीक है ना, K JD² अपॉन, ठीक है, Rn का स्क्वायर था, ये हम लोग देखे थे अभी कुछ देर पहले। तो ये कट गया तो क्या हो गया, mv² इक्वल टू क्या है K JD² अपॉन Rn। तो बस उसी का यूज़ कर लिए, कुछ नया नहीं इसमें करना है। तो ये हो जाएगा ½ इंटू K JD² अपॉन, ठीक है ना, Rn माइनस K JD² अपॉन Rn, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अब क्या है ना, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो तो क्या होगा, ये ½ है, ये -1 है, तो -½ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस K JD² अपॉन जो होगा ये क्या हो जाएगा 2Rn, ठीक है ना। नहीं तो ये 1/2 इंटू जो है ना इतना लिख सकते थे।
तो आप यहाँ पे देखो जो है ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है, ऐसे तो इसको आगे भी सॉल्व करना है अभी, तो एग्ज़ाम में यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से देता है उसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं, जो पूछ भी चुका है और पूछते रहता है बराबर। तो जैसे देखना यहाँ पे हम लोग को काइनेटिक एनर्जी निकला, पोटेंशियल एनर्जी निकल गया, और जो है टोटल एनर्जी भी निकल गया, सब कुछ निकल गया। पहले उसको लिख ले जो है ना कर देते हैं, फिर इसको आगे मैनिपुलेट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखना पोटेंशियल एनर्जी जो आया था, ये आया था -kZd²/Rn। काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आया था, ठीक है ना, इसका वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का कितना था, 12kZd², ठीक है, /Rn। और जो है ये काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी हम लोग देखेंगे, तो टोटल एनर्जी जो था ये होता है, ये क्या हो रहा है माइनस, ठीक है ना, 12kZd²/Rn, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो अब पूछता है ना एग्जाम में कि जैसे ये जो है पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का कितना टाइम से कैसे मतलब रिलेट करेंगे, तो 4 ऑप्शन बना के दे देगा, ठीक है ना, और पूछ लेगा। तो देखो एक तो सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन बन गया। मल्टीपल आंसर टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे ये दोनों को रिलेट करके जो है ना ऑप्शन बनाए, ये दोनों को रिलेट करके ऑप्शन बना दे, और एक से ज़्यादा सही कर दे, 2 भी कर सकता है, 3 भी सही कर सकता है। तो उस हिसाब से ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो एडवांस का अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर थोड़ा सा रिलेशन नहीं याद है तो जो है ना वहाँ पे जो है बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो रिलेशन जिसको याद है बहुत आसानी से बना लेगा। तो बहुत मतलब ये छोटा सा चीज़ में बहुत जो है ना टफ लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जैसे हम देखो रिलेट कर दे रहे हैं यहाँ पे सिंपली। तो जैसे देखना टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो इतना इक्वल टू क्या है, ठीक है ना, इसको अगर हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक है ना, तो यही तो काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इक्वल टू सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसको पलट के भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो एक ही रिलेशन तो इस तरह से आ जाएगा ये दोनों के बीच में। उसके बाद जो है हम इसको जो है ना ये दोनों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, इस केस में। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है ना, इस दोनों को अगर देखें हम लोग तो इस दोनों पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, किसी एक को पकड़ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को पकड़ लो। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू अब देखो kZd²/Rn तो सेम ही है, तो kZd²/Rn इक्वल टू क्या, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, तो माइनस टाइम 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, बस इतना ही तो है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इतना। अब इस केस में क्या है ना, माइनस को बाहर ही रहने दो, ये जो इसका वैल्यू था इसका इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, और 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ गया वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, माइनस हाफ इंटू पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एग्जाम में किसी भी तरह से दे सकता है तुमको ऑप्शन बना के, बस जो है ना ये रिलेशनशिप थोड़ा सा दिमाग में रखना ही पड़ेगा। क्या कहते हैं ना, उतना टफ भी नहीं है, आराम से ये चीज़ हम लोग दिमाग में रहेगा। अब जैसे डिराइव करना है तो ये चीज़ तो दिमाग में रहेगा, तो उस हिसाब से हम लोग काइनेटिक एनर्जी याद रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे भी 12th में पढ़ना है तो तुमको याद रहेगा ये फार्मूला, तो इस हिसाब से ये कर लोगे, दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगा। तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा धीरे धीरे, और उस हिसाब से जो है ना जैसे पोटेंशियल काइनेटिक कर लिए, टोटल काइनेटिक कर लिए, और पोटेंशियल काइनेटिक भी जो है पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी भी कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें कैसे हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस इतना है ना, तो माइनस इतना के जगह पे क्या होगा, 2 इंटू टोटल एनर्जी, ठीक है। या फिर इसको लिख सकते हैं टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ठीक है। मतलब किसी भी तरह से तुमको पूछ सकता है। तो इसको कॉपी कर लो, इसको हटाएंगे, क्या है कि जो है ना डेरिवेशन अभी स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा, हटा देते हैं इसको। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे जो है ना इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो इसको कैलकुलेशन जो करेंगे हम लोग तो उसमें ध्यान देखना, अब क्या है ना कि Rn का वैल्यू हमको तो पता होता है, तो माइनस kZd²/2, Rn का वैल्यू कितना, n²h²/4π² m/kZd², ठीक है। Rn का वैल्यू यही होगा। अब इसको जो है ना मतलब सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 आएगा। तो ये इससे जो है ना मतलब ये जो एनर्जी का वैल्यू आएगा, एक तो एनर्जी का क्वेश्चन में सॉल्व मतलब एनर्जी क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल रहेगा,
उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या फिर हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है उसमें भी ये फार्मूला काम करेगा। तो कैसे काम करेगा उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। दोनों फार्मूला जो है ना यहाँ पे डिड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली टोटल एनर्जी आएगा जो, ठीक है ना, यहीं पे लिखते हैं टोटल एनर्जी जो आएगा, या फिर इसको जो है ना हम लोग मान लेते हैं क्या, En, ठीक है, nth ऑर्बिट का एनर्जी निकाल रहे हैं ना, तो En, तो ये आ जाएगा कितना, इसको ऊपर ले जाते हैं तो 2π², ठीक है ना, m k² z² E4, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे -2π² m, ठीक है ना, m तो m ही है, उसके बाद k² z² और ये E4 डिवाइडेड बाई n² h², ठीक है, ये आएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, इसको जो है ना दो तरह से मैनिपुलेट करेंगे। इसको जो है मान रहे हैं कि इक्वेशन 1 है, अभी इसका ज़रूरत पड़ेगा। पहले जो है दूसरी तरह से इसको करते हैं कि En इजकल टू हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, En इजकल टू, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, माइनस, पहले जो है ना कांस्टेंट एक साइड ले आएंगे तो 2π² m k² E4 अपॉन ये सब देखो कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, डिवाइड बाई h² इंटू अब देखो बच गया जो उसको लिखेंगे z² अपॉन n², ठीक है, सिंपली इस तरह से लिख लेंगे। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखना En इजकल टू -2π² m k² E4 अपॉन h², ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, HC से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं नीचे में तो ऊपर में भी क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो z² अपॉन n² इंटू HC, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आता है, ये जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये वाला, ठीक है, इसका वैल्यू जो आता है माइनस टाइम, इसका जो वैल्यू आएगा ना, एक कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं RH, रिगवर कांस्टेंट, हाइड्रोजन के लिए, ठीक है ना, RH बोलते हैं। मतलब हाइड्रोजन के यहाँ तो जेड ले रहे हैं ना, तो ये रिगवर कांस्टेंट नाम ही है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे काम आएगा, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे इसका यूज आएगा, इंटू z² अपॉन n² इंटू HC। यहाँ पे देखना R का वैल्यू जो है ना पता रहता है, तो R का वैल्यू कितना हो जाता है 109678, ठीक है, ये पर सेंटीमीटर होता है 109678, ठीक है, मीटर में करते हैं तो 1.09677 तक रहता है, 8 कर देते हैं, याद करने में सहूलियत मिल जाता है, इंटू 10⁻7 पर मीटर हो जाता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। अब देखो ये जो है ना, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, HC अपॉन लेमडा भी तो इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, HC अपॉन लेमडा लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये अब देखो HC कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 1/λ इजकल टू माइनस RH, ठीक है ना, इंटू z² अपॉन n², ठीक है, मतलब कुछ इस तरह से आएगा। तो इसका भी ज़रूरत नहीं है, इसको बस जो है ना दिमाग में रखना है, आगे जब कैलकुलेशन आएगा तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा इसको। अभी जो ज़रूरत पड़ेगा ना उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब अगले क्लास में ही ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत आगे आके पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में ही इसका ज़रूरत पड़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो वो वाला मेरे पास था En इजकल टू, ठीक है, तो En इजकल टू जो आता है ये कितना आ गया, माइनस जो है ना, मतलब पहला इक्वेशन के बाद जो है उसी को हम लोग ले रहे हैं 2π², ठीक है, इसको ले रहे हैं 2π² m, और उसके बाद k² E4 अपॉन h² इंटू z² अपॉन n², ठीक है। ये अब जो है इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका भी वैल्यू एक आता है, फिक्स आता है, और इसका जो है अलग अलग यूनिट्स में आता है, तो दो यूनिट का जो है ना खासकर इम्पॉर्टेंट है, एक जूल वाला, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, तो दोनों का जो है ना डेटा हम बता रहे हैं कि कितना आता है एग्जैक्टली। तो इस केस में देखना सॉल्व करेंगे तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ठीक है ना, तो एटम की बात कर रहे हैं, तो एक एटम के हिसाब से एनर्जी आएगा, तो इस केस में जो एनर्जी आता है माइनस, ठीक है ना, -2.17 इंटू 10⁻18, ठीक है, जूल पर एटम, ठीक है ना, ये जूल पर एटम आएगा, ठीक है, क्या कि इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर है ना एक एटम के अंदर, ये चीज़ देख रहे हैं हम लोग, जो भी इलेक्ट्रॉन का चेंजिंग दिख रहा है,
तो ये जूल पर एटम के केस में आएगा। इसको जो है ना पर मोल करेंगे तो क्या करेंगे, ये एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -2.17 इंटू 10⁻18, ठीक है, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, तो ये हो जाएगा जूल पर मोल, ठीक है। इसका जो वैल्यू आता है ना उसको हम लिख देते हैं -1.312 इंटू 10⁻6 जो है ना जूल पर मोल आता है, ठीक है। यहाँ पे अब एक चीज़ ध्यान देना, सब में जो है ना यहाँ पे क्या आएगा, जैसे ये कांस्टेंट था ना, इसका वैल्यू इतना आया, तो साथ में क्या आएगा Z² भी आएगा, ठीक है ना, इसमें भी Z² आएगा, इस केस में भी क्या आएगा Z² आएगा, ठीक है ना। सब केस में Z² मल्टीप्लाई होते जाएगा। और यहाँ पे देखना जूल पर मोल में आ गया मेरे पास ऑप्शन जो है, उसके बाद कैलोरी में भी है, तो डेटा लिख दे रहे हैं, उतना ज़रूरत नहीं है इसका, फिर भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन तो ठीक है ना, कुछ ऐसे होता है इतना जूल पर मोल, हाँ कुछ इस तरह से आएगा, तो पता ही तो है, ठीक है ना, एक कैलोरी में कितना होता है 4.18 जूल होता है, या 4.2 भी ले लेते हैं नियरली। अब देखो यहाँ पे जो है ना एक जो चेंज है, जैसे लास्ट क्लास में बताए थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 जूल होता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताते हैं जनरली एनर्जी जो रहता है, तो जैसे जूल में दिया हुआ है ना, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे देखना 1 जूल इक्वल टू लिखेंगे, क्या होगा 1 जूल इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻19, यहाँ पे क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये जो है ना इसमें डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा -13.6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आएगा। और साथ में हम लोग क्या लिखेंगे इंटू Z²/n², ठीक है, यानी En इक्वल टू जो आएगा ये आएगा -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, पर एटम, ये मेन फार्मूला हो गया, इसको लिख लो भाई, ठीक है ना, कॉपी कर लो सब इसको। तो यही मेन फार्मूला है मेरे पास 13.6, ठीक है ना, इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस केस में देखना जो इतना डेरिवेशन किए ना तो यहाँ पे जितना भी डेरिवेशन हुआ, ठीक है, चाहे रिगवर निकाले हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 चीज़ पता होना चाहिए। देखो जो मतलब कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो मेंस का है, ठीक है, तो मेंस वाला अगर ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा है जो लोग, तो उसको बस फार्मूला याद रखेगा तभी काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या था, Rn इक्वल टू 0.529 इंटू n²/z, ठीक है ना, एंगस्ट्रम, ये पहला फार्मूला था। दूसरा क्या था, Bn इक्वल टू 2.182 इंटू 10⁻6 इंटू क्या था Z/n, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड। और तीसरा फार्मूला है, ठीक है। लेकिन जो एडवांस का तैयारी कर रहा है और जो मेंस में लगता है, उसको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा मतलब मैक्सिमम मार्क्स लाना है जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, तो उसको भी हमको लगता है एक बार उसको करना चाहिए इस चीज़ को। तो ये डेरिवेशन था इसका। नेक्स्ट हम लोग जो है ना इसमें एक और चीज़ देखेंगे, इसको हटाते हैं। एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान देना है सब। मतलब लग रहा होगा कितना सारा कैलकुलेशन और ये सब चीज़ें हैं, लेकिन एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ये सब चीज़ करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ है ना जिसमें मतलब कि अगर 1-2 बार जैसे खुद से डिराइव कर लोगे ना, तो फिर गलत होने का चांस बहुत कम है, रेयर ही चांस है कि गलत होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यही पे आता है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, पहले हम लोग इसको थोड़ा समझते हैं।
तो एक तो जो है ना हम लोग को पढ़ना था, मतलब पढ़ना क्या था कि जैसे बॉन्डिंग में एक पढ़ना है, ठीक है, बॉन्डिंग या पीरियोडिक टेबल में भी उसको पढ़ना है। यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरह से जो है डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, ठीक है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिट टू इन्फिनाइट ऑर्बिट। मतलब कि आयनाइजेशन एनर्जी उतना एनर्जी है जिससे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, मान लो, ठीक है ना, कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जैसे हम लोग मान रहे हैं कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है पहला ऑर्बिट में है, तो पहला ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को उठाना है और इन्फिनाइट ऑर्बिट में ले जाके, इन्फिनिटी में ले जाके उसको छोड़ देना है। तो उस केस में हमको एनर्जी देना पड़ेगा, तो जितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से रहेगा, क्वेश्चन इसमें और फंसाता है, तो फंसाएगा ना तो क्या बोलेगा ना कि जैसे बोल देगा कि इलेक्ट्रॉन जो था दूसरे ऑर्बिट में था, तो अब आयनाइजेशन एनर्जी बताइए, तो अब उस केस में ना उसको इसका डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को दूसरे ऑर्बिट से उठा के, ठीक है ना, इन्फिनाइट ऑर्बिट में ले जाके रखने में जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी उस केस में, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, जहाँ रहेगा ना वहाँ से उठा के इन्फिनिटी तक ले जाना है, तो जो एनर्जी देना पड़ेगा उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, ऑर्बिट्स को जैसे हम लोग बोले कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद एनर्जी सेल बोलते हैं, पहला एनर्जी सेल, दूसरा एनर्जी सेल, तीसरा एनर्जी सेल, एक तो इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद ना दूसरे तरह से उसको भी टर्मिनोलॉजी किया जाता है, जैसे स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। उसके बाद बोलता है ना पहला एक्साइटेड ऑर्बिट, तो जो है ना पहला ऑर्बिट में तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो एक्साइट करेगा तो कहाँ जाएगा, तो दूसरे में जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा, ये मतलब कम से कम तो दूसरे में जाएगा, उसके बाद तीसरे में, चौथे में, जिसमें जाए, जितना ऑर्बिट रहे। तो स्टेशनरी ऑर्बिट बात जैसे ही करेगा ना, तो पहला स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब कि n=1, मतलब पहला ऑर्बिट। अब पहला एक्साइटेड ऑर्बिट मतलब कि एक्साइट कहाँ से किया, n=1 से किया ना, तो कहाँ गया, कम से कम 2 में तो जाएगा, या फिर उससे ऊपर जाएगा, तो मिनिमम 2। तो पहला एक्साइटेड और जो है ना स्टेट जो होगा वो हो जाएगा n=2, दूसरा एक्साइटेड स्टेट n=3, ठीक है। इस तरह से ध्यान देना है, ये क्वेश्चन में इस तरह से फंसाता है, तो बस इस चीज़ का ध्यान देना, छोटा सा चीज़ है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, इसको लिख देते हैं, ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी इज, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी इज, आयनाइजेशन एनर्जी इज एनर्जी required to remove an electron, ठीक है ना, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्बिट लिख रहे हैं, बाकी तो पता ही है कि किस ऑर्बिट से जाएगा, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक है। ये बेसिक इसका डिफिनीशन है। इसको जो है आयनाइजेशन एनर्जी होगा क्या, तो एक तरह से आयनाइजेशन एनर्जी जो होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फाइनल स्टेट का एनर्जी मतलब, ठीक है ना, इन्फिनिटी का एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट का एनर्जी मतलब क्या, पहला स्टेट का एनर्जी, ये हुआ। तो अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, तो एनर्जी इक्वल टू क्या था, इसको लास्ट में हम लोग लिखे थे -13.6 × Z²/n², ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इसको तो हम लोग देखे थे। तो अगर ऑर्बिट इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है ना, तो इन्फिनिटी पुट कर देंगे ना, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस। अब देखो पहला ऑर्बिट है, ठीक है, तो हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहा है तो हाइड्रोजन, अगर कुछ और बोलता है तो ठीक है ना, Z = हम लोग पुट करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग मान रहे हैं कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन अगर मान लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, Z का वैल्यू 1, ठीक है ना, ये 13.1, Z का वैल्यू 1, और ये नीचे भी क्या हो जाएगा 1, ठीक है। पहला ऑर्बिट से जब ले जा रहे हैं ना, तो 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -13.6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी जो हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस आएगा, यहाँ पे ध्यान देना,
माइनस, ठीक है ना, ये माइनस टाइम है ना, तो -13.6 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी आएगा यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखना, ये तो जो है ना हाइड्रोजन के लिए निकाले। जनरलाइज करेंगे अगर इसको, मतलब किसी भी एटम के लिए निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पहला ऑर्बिट जो कि ये है इंटू Z²/n²। ठीक है ना, इसको जनरलाइज करेंगे तो मान लो कि जनरलाइज करें तो हाइड्रोजन के लिए तो आयनाइजेशन एनर्जी 1, तो 1 का वैल्यू इतना दिया हुआ है। तो कभी कभी क्या करेगा ना, एग्जाम में आयनाइजेशन एनर्जी 1 का वैल्यू दे देगा, ठीक है ना, नहीं देगा तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे इससे, ठीक है। जिस में दे दे, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो हमको पता है, जूल में अगर देगा तो जूल में पुट करके आंसर निकाल देंगे, या फिर जूल का रिलेशनशिप है हम लोग जानते हैं, तो यहाँ पे ना वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। तो अगर देखो क्वेश्चन में बोला कि अगर जो है ना पहला एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, अब उसको जो है ना उठा के लेके जाना है इन्फिनिटी तक, तो पहला एक्साइटेड स्टेट में है तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे सीधे सीधे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 2। अब उसमें ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन के केस में नहीं, हीलियम है मेरे पास, हीलियम एटम है तो Z इक्वल टू क्या रखेंगे, 2 रख देंगे। बोल देगा लिथियम एटम है तो उसके केस में क्या लिखेंगे, ठीक है ना, 3 रख देंगे। तो उस हिसाब से है ना हम लोग इस तरह से करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसको कॉपी कर लो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, सब कॉपी कर लो। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आगे इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो कुछ बेसिक क्वेश्चन पहले करा देंगे जिससे तुम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद थोड़ा सा उसमें क्रिटिकलिटी जो है ना लाएंगे, थोड़ा सा टफ करने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो है ना ये सब पे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो अगर बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताया तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है। थोड़ा बहुत बस प्रैक्टिस हो गया तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा, कुछ ज़्यादा तुमको परेशान नहीं करेगा यहाँ पे चीज़ें। तो जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है, एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट इज, ये बता रहा है इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बता रहा है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके आगे बोल रहा है व्हाट इज, ठीक है ना, व्हाट इज द एनर्जी इन, व्हाट इज द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, ये बोल रहा है व्हाट इज द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। बस इतना ही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे, सबको क्वेश्चन बनाना है और जो है ना आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, और उसके बाद जो हम आंसर लिखेंगे तो उससे सॉल्यूशन मिलाना है कि मेरा सही बना कि नहीं बना, ठीक है ना, कमेंट में डालना, उसके बाद चेक करना, ये नहीं कि सो जाओ इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, अब क्या है ना कि बता रहा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट दिया हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द एनर्जी इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो एनर्जी का फॉर्मूला तो हम लोग को पता ही है। ऐसे भी देखो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या, n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1, जैसे हम लोग को फार्मूला क्या पता रहता है, -13.6 इंटू क्या Z²/n², ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट मतलब क्या है, कुछ नहीं बोल रहा है तो हाइड्रोजन मानेंगे, हाइड्रोजन मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना, Z1 हो जाएगा, पहला रूट में तो A1, तो यानी 13.6, ठीक है ना, यानी एनर्जी जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये बता रहा है। अब पूछ रहा है कि जो है एनर्जी जो होगा पहला एक्साइटेड स्टेट में कितना होगा, तो पहला एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितना होगा, तो पहला एक्साइटेड स्टेट कितना होगा, ठीक है, पहले स्टेशनरी स्टेट आएगा, स्टेशनरी स्टेट आएगा, ठीक है ना, वो n इक्वल टू 1 होगा, उसके बाद n इक्वल टू 2 होगा, ये पहला एक्साइटेड स्टेट होगा, ठीक है ना, उसके बाद n इक्वल टू 3 होगा,
ये क्या होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट होगा, n इक्वल टू 4 होगा तो वो, ठीक है ना, तीसरा एक्साइटेड स्टेट होगा। तो ये बोल रहा है ना पहला एक्साइटेड स्टेट, यानी n इक्वल टू 2, यानी माइनस 13.6, कुछ नहीं बोल रहा है तो हाइड्रोजन लेंगे 1²। ये जो है ना n का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यानी कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 4 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। मस्त इस तरह से सिंपली हम लोग को कर देना है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, और इसको जो है मतलब क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लिखते रहे, ठीक है ना, इसको सब कॉपी कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन जो है, हाउ मच एनर्जी, ठीक है, हाउ मच एनर्जी is required, how much energy is required to move an electron from the ground state, an electron from the ground state of the hydrogen atom to the first excited state, ठीक है ना, स्टेट। बस यही पूछ रहा है। उसके बाद है ना बता रहा था कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक क्वेश्चन और जो है ना घर से बना के इसको लाना है। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, और ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द, आसान सा क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolving in the second orbit of an hydrogen atom, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है, आगे कराएंगे। आज तो इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट जो आएगा क्वेश्चन उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इसके आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन है, पहले कुछ पढ़ लेंगे, फिर कुछ इसका भी क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन आएगा, उसका भी करेंगे, और भी बहुत सारा चीज़ रहेगा तो उसका भी करेंगे। जो आएगा पहले तो लाइन स्पेक्ट्रम में ही वहाँ पे देखेंगे स्पेक्ट्रम क्या होता है, उसके बाद जो है ना इमिशन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम होता है, वो सब समझेंगे। उसके बाद फिर आगे जो है ड्यूअल नेचर है सब पढ़ना है, तो सब करेंगे हम लोग। तो आज का इतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।